किसी ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं जन्म पटेल आजाद 3 स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे थे। किसी पढ़ रहे थे? हिंदी भाषा को। हमने जो हिंदी में प्रथम टॉपिक प्रारंभ किया था वो था हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित हमने 2 क्लासों में पढ़ लिया है, 2 क्लासों को पढ़ लिया है और ये इससे जुड़ी हुई ये हमारी तीसरी क्लास है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा हिंदी भाषा का इतिहास। देखिएगा, हिंदी भाषा का इतिहास। क्या? हिंदी भाषा का इतिहास। देखिएगा, हमने हिंदी को कहाँ से प्रारंभ किया था। जब हमने हिंदी को पढ़ना प्रारंभ किया, देखिएगा हमने जाना कि जैसे ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ, उनके साथ ही भारत में संस्कृत भाषा का आगमन हुआ और संस्कृत भाषा से ही अन्य भारतीय भाषाओं का निर्माण कैसे हुआ, जिन्हें हम भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। देखिएगा, थोड़ी उनके विकास को देख लेंगे तो थोड़ा हमें क्रम समझ में आ जाएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। दोस्तों, जब हमें यह मालूम होगा कि हमने इतने टॉपिक पढ़ लिए हैं, इनका डायरेक्टली संबंध जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे कैसे होता है, क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट करने से पढ़ने में आसानी होती है। तो देखिएगा, हमने क्या क्या पढ़ा था कि आर्यों के आगमन से भारत में संस्कृत भाषा का आगमन हुआ। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने संस्कृत भाषा को देखा। कैसे देखा? संस्कृत। दोस्तों, संस्कृत को हमने 2 भागों में बांटा था। देखिएगा, समझ लीजिएगा, यहीं वैदिक संस्कृत भाषा, क्या? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक, क्या? लौकिक संस्कृत। देखिएगा, इसके बाद जो हमने भाषा पढ़ी थी, कौन सी भाषा पढ़ी थी? पाली भाषा। देखिएगा, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा, अपहट्ट भाषा। क्या? अपहट्ट भाषा। देखिएगा, इसके बाद हिंदी भाषा, इसके बाद खड़ी बोली। क्या आता है? खड़ी बोली। खड़ी बोली। देखिएगा, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। देखिएगा, हमने अपने जो प्रथम वीडियो में देखा था वो संस्कृत भाषा के बारे में देखा था, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा के बारे में देखा था। और हमने दूसरी वीडियो में पाली भाषा, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अपहट्ट भाषा के बारे में देखा था। और आज हमें हिंदी भाषा के बारे में देखना है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा हिंदी भाषा। दोस्तों, जो हमारा हिंदी शब्द है, हिंदी है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान से सुनिएगा, कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, वो शब्द हैं हिंदन दुहा। क्या? हिंदन दुहा। अर्थात देखिएगा, कौन शब्द? हिंदन दुहा। अर्थात दुष्टों का नाश करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे हिंदी नाम से जाना गया या हिंदी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह शब्द जो है ना, इसका अर्थ यही निकलता है कि दुष्टों का हनन करने वाले व्यक्तियों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे हम हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं, हिंदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह लैंग्वेज का जो अर्थ है एक कट्टरपंथ को व्यक्त करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थात कट्टरपंथी विचारधारा के अनुसार
दुष्टों का हनन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे हम हिंदी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी भाषा कहते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा का जनक किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनक। देखिएगा, कौन? जनक, हिंदी भाषा का जनक। दोस्तों, भरतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा का जनक कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द को बार बार बोलिएगा। भरतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा का जनक कहा जाता है। लिख लीजिएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसे? भरतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। हिंदी भाषा का जनक कहा जाता है। देखिए, इसके बाद आगे कैसे बढ़ाएं? जब हम माना कि हम हिंदी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, देखिएगा माइंडर कैसे करना। पहले तो हिंदी का अर्थ क्या होता है हमें पता होना चाहिए। फिर थोड़ा और सोचता है, इसकी खोज या इसका जनक किसे कहा जाता है। हमने भी पढ़ लिया कि भरतेंदु हरिश्चंद्र को। अब देखिएगा इसके बारे में कैसे सोच डेवलप करें, कैसे सोच बढ़ाएं। जैसे हमने 2 पॉइंट सीख लिए, अब देखना है हिंदी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया। क्या? उल्लेख। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, उल्लेख। किसका? हिंदी शब्द का उल्लेख। किसका? हिंदी शब्द का, हिंदी शब्द का उल्लेख। दोस्तों, हिंदी शब्द के उल्लेख के बारे में 2 मत हैं। एक तो वैज्ञानिक मत, वैज्ञानिकता के अनुसार, क्योंकि जो खोज सर्च करके बताया गया है ना, विदेशी ग्रंथों के अनुसार। एक है इतिहासकारों के अनुसार। कई बार पूछा गया है कि इतिहास के अनुसार, क्वेश्चन कैसे बना है? इतिहास के अनुसार हिंदी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया, है ना। दोस्तों, जब हम ग्रंथ की बात करते हैं तो एक ग्रंथ का नाम आता है जफरनामा। यह ग्रंथ संतुलन कालीन है। देखिएगा, कौन सा ग्रंथ नाम आता है? जफरनामा। जफरनामा यह एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। क्या है? जफरनामा। इस जफरनामा पुस्तक में सर्वप्रथम इतिहास के अनुसार, किसके अनुसार? इतिहास के अनुसार, इतिहास के अनुसार, इतिहास के अनुसार जफरनामा नाम पुस्तक में सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया गया? हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया। अगर हम यही फैक्ट बन जाए कि जफरनामा पुस्तक किसने लिखी, है ना, जफरनामा पुस्तक किसने लिखी, तो एक वे हुए सैफुद्दीन शासक। सैफुद्दीन शासक दोस्तों मुस्लिम लेखक हैं, सल्तनत काल से संबंधित हैं। इन्होंने जफरनामा पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया? हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया। ये इतिहास के अनुसार बताया गया, लेकिन वैज्ञानिकता के अनुसार, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार, खोज के अनुसार की बात करें, देखिएगा किसके अनुसार? वैज्ञानिकता के अनुसार, वैज्ञानिकता के अनुसार। दोस्तों, जब विभिन्न व्यक्तियों ने, है ना, पुरातात्विक विदों ने इसके बारे में खोज की, विदेशी ग्रंथों को देखा, दोस्तों एक फारसी धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है जैद अवेस्था। क्या नाम है? फारसी धर्म ग्रंथ, फारसी धर्म ग्रंथ। इस ग्रंथ का नाम है, देखिए क्या नाम है? जैद अवेस्था। क्या नाम है इसका? जैद अवेस्था। ये फारसी ग्रंथ है। दोस्तों, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया, क्योंकि यह ग्रंथ
वैदिक काल से संबंधित है, अपने वेदों के समकालीन है, इसे ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है। किस ग्रंथ को? जैद अवेस्ता नामक ग्रंथ को ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है। ऋग्वेद के क्या माना जाता है? समकालीन। किसी जैद अवेस्ता ग्रंथ को। कौन सा ग्रंथ है? फारसी धर्म ग्रंथ है ना। वहीं हम इसके लेखक की बात करें कि इसकी रचना किसने की, इसका लेखन किसने किया, दोस्तों उनका नाम है ज़रथ्रस्ट। क्या नाम है? ज़रथ्रस्ट। ज़रथ्रस्ट। जैद अवेस्ता के लेखक का क्या नाम है? ज़रथ्रस्ट। दोस्तों यह ईसाई धर्म ग्रंथ, फारसी धर्म ग्रंथ है। क्या है? फारसी धर्म ग्रंथ है। तो जाहिर सी बात है, जब हम वैज्ञानिकता के अनुसार हमने यह माना कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख फारसी धर्म ग्रंथ जैद अवेस्ता में किया गया। कहाँ किया गया? फारसी धर्म ग्रंथ जैद अवेस्ता में। तो हम यह कह सकते हैं कि हिंदी एक फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। नोट लिख लीजिएगा, हिंदी शब्द कैसा है? फारसी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? फारसी धर्म ग्रंथ जैद अवेस्ता में मिला। और जैद अवेस्ता वेदों के समकालीन है, इसे ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है ना। क्योंकि कुछ साक्ष्य जब हम इतिहास को पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम देखेंगे जैद अवेस्ता नामक ग्रंथ है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे जैद अवेस्ता ग्रंथ किसके समकालीन है? वेदों के समकालीन है ना। अब थोड़ा हम इसे साफ करते हैं। कहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिएगा, हिंदी की जो शब्दावली है, कुछ लोग कहा करते हैं इसकी शब्दावली थोड़ी टफ हैगी। देखिए, जब तुम्हें अपनी मातृभाषा टफ लगने लगे तो समझ लेना कि आप अपने जीवन में अस्तित्व की सबसे लंबी लड़ाई जूझ रहे हैं, कठिन लड़ाई जूझ रहे हैं। मातृभाषा तो हमें कभी टफ लगने ही नहीं चाहिए, उसमें पढ़ने में रुचि होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, इसे पढ़ने में रुचि डालिए। देखिएगा, अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, है ना, हिंदी भाषा को। अब देखिएगा, जैसे हम हिंदी की बात करें कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति है ना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से मानी गई है ना। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा के, है ना, अपभ्रंश भाषा की जो भाषा है जिसका नाम है सौरसेनी, इस अपभ्रंश भाषा सौरसेनी से हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों, जब हमने अपभ्रंश भाषा पढ़ी थी तो हमने यह पॉइंट उस समय भी चर्चा की थी, इस बात की उस समय भी चर्चा करी थी। देखिएगा, उत्पत्ति क्या? उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। लिख लीजिएगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो अपभ्रंश भाषा है, कौन सी? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा की एक और भाषा है जिससे भारतीय भाषाओं का निर्माण हुआ है ना, ऐसा माना जाता है। देखिएगा, सौरसेनी कौन सी भाषा है? इस सौरसेनी भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। और दोस्तों, सौरसेनी भाषा के प्रथम कवि को हिंदी भाषा का आदि कवि कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखने योग्य फैक्ट है कि सौरसेनी भाषा के प्रथम कवि को हिंदी भाषा का
आदि कवि कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी भाषा का आदि कवि क्या है, कौन है। देखिए कन्फ्यूजन कर देने वाला क्वेश्चन है, तो हमें इसे थोड़ा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, इसे ध्यान करना पड़ेगा। देखिएगा अपभ्रंश भाषा, अब थोड़ा हम पढ़ चुके हैं थोड़ा उसमें जाइए। देखिए कनेक्टिविटी, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करें। अपभ्रंश भाषा अब अपभ्रंश भाषा के कवि कौन थे? अपभ्रंश भाषा के कवि थे दोस्तों स्वयंभू महाराज। कौन? स्वयंभू महाराज जी अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि थे, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था। वह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ था। किसने लिखा था? स्वयंभू महाराज ने। तो स्वयंभू महाराज जी को अर्थात स्वयंभू को ही हिंदी भाषा का क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्वयंभू महाराज को? हिंदी भाषा का आदि कवि। हिंदी भाषा का आदि कवि कहा जाता है। किसी? स्वयंभू महाराज को। वो इन्हें क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि और हिंदी भाषा का आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि। क्योंकि इनकी जो किताब थी ना, हाँ थोड़ी किताब को और देख लेते हैं। क्या नाम थी इन किताब का? परम चरऊ, जो इन्होंने है ना किस में लिखी थी? अपभ्रंश भाषा में एक जो लिखा गया पहला है ना महाकाव्य है। क्या है? परम चरऊ अपभ्रंश भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य है। किसने लिखा था? स्वयंभू महाराज ने लिखा था। और स्वयंभू महाराज को ही क्या हिंदी भाषा का आदि कवि कहा जाता है। इन बातों की हमें जानकारी होना चाहिए। देखिए एक बात को एक से बार बार बोलने से क्या होता है, हमारे दिमाग में इसकी इमेज सेट होती है। ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। इसलिए आप भी जब किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठें या सुनने के लिए बैठें तो उसे कोशिश करिए कि हम उसे एक से अधिक बार बोलें। कितनी बार बोलें? एक से अधिक बार बोलें। क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता, याद करने से होता है। वो याद कब होगा? जब आप किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को, किसी भी पॉइंट को एक से अधिक बार पढ़ेंगे, उसके साथ टाइम देंगे, टाइम गुजारेंगे, तभी वो आपके दिमाग में सेट रहेगा, है ना। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति देखिएगा, ये तो थी हिंदी भाषा। क्या थी? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब देखिएगा हिंदी शब्द, हिंदी शब्द, हिंदी शब्द दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी शब्द है यह सिंधु से लिया गया, सिंधु नदी से लिया गया। किससे लिया गया? सिंधु नदी। सिंधु नदी से लिया गया। ऐसा माना जाता है कि सिंधु को ही क्या हिंदी, जो सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहने लगे थे उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसे हिंदी भाषा कहने लगे हैं, ऐसा माना जाता है। और जो माना जाता है वो सत्य भी होता है ना। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सिंधु नदी से मानी जाती है। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सिंधु नदी से मानी जाती है। दोस्तों इसके काल टाइम की बात करें कि इसकी काल क्या है, हिंदी भाषा का काल, क्या हिंदी भाषा कब से प्रचलन में आई? दोस्तों अगर हम इसके काल की बात करें तो है 1000 ईस्वी। क्या? 1000 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। देखिए एक एक पॉइंट याद रखने वाला है, हिंदी का काल कब से प्रारंभ माना जाता है। तारीख फिक्स की है, हमें पता भी होना चाहिए। 1000 ईसा पूर्व से
हिंदी का काल प्रारंभ माना जाता है। और दोस्तों इसके काल को 3 भागों में बांटा गया है। हमें यह भी पता होना चाहिए कितने भागों में बांटा गया है। देखिएगा इसके काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, प्राचीन हिंदी भाषा, है ना, मध्यकालीन हिंदी भाषा, मध्यकालीन हिंदी भाषा, है ना, और आधुनिक हिंदी भाषा। क्या? आधुनिक हिंदी भाषा। देखिएगा ये तो मानना कि ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इनके कार्य को पूछ लेता है, समय को पूछ लेता है कि जो प्राचीन है कहाँ से कहाँ तक चला। देखिएगा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी भाषा का काल माना जाता है। वहीं 1350 से 1850 तक मध्यकालीन हिंदी भाषा का काल माना जाता है और 1885 से वर्तमान तक आधुनिक हिंदी भाषा का काल माना जाता है। तो देखिएगा 1350 से 1850 ईस्वी, है ना, वहीं 1850 से वर्तमान, कब? 1850 से वर्तमान के काल तक हिंदी भाषा का काल माना जाता है। तो देखिए हिंदी भाषा को 3 भागों में, हिंदी भाषा के काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। दोस्तों एक फैक्ट और यहाँ से भी हमें पता होना चाहिए कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी महाराज को हिंदी भाषा का पहरी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, कहाँ लिख लें? हाँ लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, नोट में लिख लीजिएगा। नोट, पुरुषोत्तम दास टंडन जी महाराज को, अर्थात आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी भाषा का पहरी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, क्या? पुरुषोत्तम दास टंडन जी महाराज को क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा का पहरी कहा जाता है ना। अब देखिएगा हमें थोड़ी सी आगे बढ़ना है। अब इसे हम साफ करते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करता हूँ। देखिएगा अब हमें क्या देखना है कि हिंदी भाषा में कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए, क्योंकि इसकी उत्पत्ति तो प्रारंभ कहाँ से हुआ माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से, ईस्वी से माना जाता है। तो 1000 ईस्वी के आसपास, है ना, हिंदी भाषा में सबसे प्रथम कौन सा महाकाव्य लिखा गया, हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। किसने लिखा, इसकी जानकारी होना चाहिए। हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। देखिए तो हमें इन सब बातों का भी पता होना चाहिए। तो देखिएगा, अगर हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य की बात करें, जो है ना हिंदी भाषा में लिखा गया है, देखिएगा हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य, क्या? हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। दोस्तों पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया
प्रथम महाकाव्य है। क्या है? हिंदी भाषा में लिखा गया क्या है? प्रथम महाकाव्य है। और इसकी रचना किसने करी? चंद्रवरदाई। किसने करी? चंद्रवरदाई ने। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई को कहा जाता है। देखिएगा, रचना किसने करी? चंद्रवरदाई। किसने करी इसकी रचना? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई को ही हिंदी भाषा का क्या कहा जाता है? प्रथम कवि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रथम कवि कहा जाता है। किसे? हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का अर्थात चंद्रवरदाई को ही हिंदी भाषा का प्रथम कवि कहा जाता है। दोस्तों एक शब्द और देखिए, हमें बारीकी से पढ़ना है। इसमें लिखा है रासो। क्या लिखा है? रासो। थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, जो रासो लिखा है ना, रासो। रासो शब्द रास शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? रास शब्द। और रास शब्द जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। यह जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। कौन शब्द? जो रासो शब्द है, रास शब्द है, जैन धर्म से संबंधित है। और जो यहाँ रासो लिखा गया है, यह डिंगल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है रासो। कुछ बनता है कि पृथ्वीराज रासो में जो रासो शब्द है वो किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है। इतनी गहराई से क्यों बताया है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें उनके बारे में तो हमें गहराई से पता होना चाहिए। वो इसी आधार पर हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि शायद इसी आधार पर क्वेश्चन पूछ ली, है ना। तो रासो शब्द रास शब्द से मिलकर बना है। रास शब्द जैन धर्म से संबंधित है। और रासो किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है। दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि को लेकर विद्वानों के मत में थोड़ा मतभेद रहा है। अलग अलग विद्वानों का मानना है कि कोई हिंदी के प्रथम कवि के रूप में इन्हें मानता है, चंद्रवरदाई को मानता है ना। कोई सरहप्पी को मानता है ना। कोई मानता है ना, सारी बाहुबली को मानता है ना। सारीभद्र जूरी जिन्होंने भरतेषु बाहुबली नामक ग्रंथ लिखा, कोई इन्हें मानता है। तो हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर इनके प्रथम कवि के नाते में रूप में अलग अलग विद्वानों को क्या मत हैं, है ना। देखिएगा, अगर हम ऐसे इनके एक और विद्वान बात करें कि जो हुए राहुल संक्रायन। राहुल संक्रायन एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने कहा कि देखिए, जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो सरहप्पा जी महाराज हैं। कौन है? सरहप्पा। क्या है? सरहप्पा जी महाराज हैं। किसने कहा? राहुल संक्रायन। इन्होंने क्या कहा कि जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो सरहप्पा जी महाराज है, क्योंकि इन्होंने हिंदी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है दोहा कोश। इम्पोर्टेंट है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा। क्या लिखा? दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा। और इन्होंने क्या कहा कि दोस्तों सरहप्पा जी हिंदी के प्रथम कवि हैं, क्योंकि उसी के समकालीन कौन सा ग्रंथ आता है? दोहा कोश आता है ना। एक और विद्वान हुए गणपति चंद्र बासु। कौन हुए? गणपति चंद्र बासु। इनके अलग मत हैं। गणपति चंद्र बासु ने कहा कि देखिए, हिंदी में जो प्रथम किताब लिखी गई वो भरतेश्वर बाहुबली है। क्या है? भरतेश्वर बाहुबली।
अगर ये भरतेश्वर बाहुबली की रचना की बात करें कि इसकी रचना किसने करी, तो इसकी रचना में नाम आता है शालिभद्र जूरी। कौन से कवि हुई हिंदी की? शालिभद्र जूरी। देखिएगा, गणपति चंद्र बासु। गणपति चंद्र बासु के अनुसार जो हिंदी भाषा की प्रथम किताब है, देखिएगा, उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली। क्या नाम है? भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली एक किताब है जो हिंदी भाषा में लिखी गई है। इसके जो राइटर हैं, इसके जो रचना हैं, देखिए, शालिभद्र जूरी, अर्थात किसने? गणेश चंद्र है ना बासु ने शालिभद्र जूरी को ही हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना, है ना। किसे? शालिभद्र जूरी। शालिभद्र जूरी। शालिभद्र जूरी को क्या माना? हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना। हिंदी भाषा का क्या माना? प्रथम कवि माना। किसने? शालिभद्र जूरी ने। दोस्तों, यहाँ से हमें एक आध और पॉइंट देख लेना चाहिए। जैसे हमने जो अर्थात जो माना जाता है वो तो यही माना जाता है कि चंद्रवरदाई को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, लेकिन कभी कभार उसने नाम के अनुसार पूछ लिया कि राहुल शंकरायन के अनुसार हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरप्पा जी महाराज को, है ना। गणपति चंद्र बासु हैं, गणपति चंद्र बासु या गणेश चंद्र बासु, कहीं कहीं गणेश चंद्र बासु भी मिलता है। क्या मिलता है? गणेश चंद्र बासु या गणपति चंद्र बासु, अलग अलग मिलता है। कोई किताब में गणपति चंद्र मिलता है ना, कोई किताब में गणेश चंद्र बासु मिलता है, तो एक ही है। इनके अनुसार हिंदी भाषा के जो प्रथम कवि हैं भरतेश्वर बाहुबली की किताब के नाम है इनका। यह किताब किसने लिखी? शालिभद्र जूरी। किसने किताब लिखी? शालिभद्र जूरी, है ना। दोस्तों, हिंदी भाषा जो है ना, हिंदी भाषा आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है, अर्थात हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। नोट में लिख लीजिएगा, हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। देखिएगा, संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की आदि जननी, आदि जननी कहा जाता है। नोट में लिख लीजिएगा कि हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है ना। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहाँ का कि हिंदी के बारे में एक अंग्रेज विद्वान हुए, अंग्रेज राइटर हुए, हिंदी के बारे में उन्होंने काफ़ी रचनाएं की और लिखा। देखिए क्या कि हिंदी को बताया कि हिंदी आम बोलचाल की भाषा है। कैसी भाषा का क्वेश्चन बनता है कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? तो लिख लीजिएगा, वैसे यहीं लिख लीजिएगा, थोड़े साफ करके देख लेते हैं कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा। देखिएगा, मैं डायरेक्ट उस राइटर का उसका नाम बताता हूँ, जिसका नाम है ना जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन महोदय ने हिंदी को, है ना, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा। किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन महोदय ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा। तो ये हिंदी से जुड़ी हुई हमारी तीसरी क्लास थी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे खड़ी बोली।